हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वही आगे की क्लास जो पुरानी क्लास हुई थी। उसके आगे अब हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। उम्मीद है जो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था वो होमवर्क कर लिए होंगे। क्या दिया गया था आप लोगों को? आप लोगों से बोला गया था कि जो तत्व होते हैं 1 से 30 तक उनके नाम याद रखें, याद करें। ईमानदारी से बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये वर्क किया। देखिए, काम करेंगे तभी आगे नाम होगा, उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। और ये मेहनत किसी दूसरे या तीसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मेहनत करनी है आपको अपने लिए। मेहनत करेंगे तभी आगे चल के आपका नाम होने वाला है। पढ़ाई के साथ साथ लोगों का सम्मान जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, माँ बाप की सेवा करना जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में भाई कहने वाला, बहन कहने वाला बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माँ और बाप कहने वाला बहुत कम मिलेंगे। तो उनके लिए हमको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सक्सेस होंगे तभी उनका नाम रोशन होगा और वो हमसे भी ज़्यादा खुश होंगे, कि जितने खुश हम होंगे उससे ज़्यादा हमारे मम्मी पापा खुश होंगे। तो उसके लिए हमको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप लोग इसी मोटिवेशन के साथ कि आपको कुछ ना कुछ करना है, उस चीज़ को आपको अपने अंदर क्या मोटिवेट करेगी वो चीज़ आपको कि हमें कुछ करना है, करके दिखाना है, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था आज की क्लास में आप लोग 25% साइंस कवर करके जाएंगे। कौन सी? केमिस्ट्री की 25% केमिस्ट्री आप लोग यहां से कवर करके जाएंगे और आप लोगों को बकायदा पूरा एकदम बेस से समझाया जा रहा है और आपको पूरा समझ में भी आएगा। लास्ट क्लास में थोड़ा शायद कंफ्यूजन हो गई थी। उसमें क्या कंफ्यूजन थी मैं आपको बता देता हूं। उसमें मैंने आप लोग को बता दिया था जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। ये बिल्कुल सही था, लेकिन कब की थी इस चीज के बारे में हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। तो इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में, तो ये सही कर लेंगे। और जो न्यूट्रॉन थी उसकी खोज हुई थी 1831 में। ये चीजें जरूर याद रख लेंगे। और प्रोटॉन की तो आपको पता ही है, प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? प्रोटॉन की खोज हुई थी 1886 में। 1886 में इसकी खोज हुई थी और नामकरण तो आपको पता है क्या हुआ था? 1920 में। ठीक, ये अपना नोट्स में कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा दिक्कत, तो इस चीज़ को आप लोग याद रख के अब आगे की क्लास को पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से क्यों कहा था 1 से 30 तक तत्व याद रखें, क्योंकि आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और कैसे? आप-बाउ के नियम के द्वारा। अब मैंने आप-बाउ नियम लिया, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन को, विन्यास का मतलब तोड़ तोड़ के रखना, इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में तोड़ तोड़ के रखना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका निकाला जाता है? किसी भी तत्व का निकाला जाता है। तो अब तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, ये सब चीजों को जानेंगे। अब क्यों मैंने क्यों बोला 25% केमिस्ट्री? क्योंकि अभी तक आप लोग सीखे हो तत्व कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितने भी होते हैं सब तत्व होते हैं, लेकिन इन तत्वों में भी धातु और अधातु कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो हमको यह भी सीखना है इनमें से कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। तो इसके लिए आपको यह क्लास करना बहुत जरूरी है। आप बहुत कुछ सीख के आज की क्लास से जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वो भी सीख के जाएंगे यहां से, एकदम जीरो से लेवल से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप बाउ हेडिंग लिखेंगे, आप लोग सब लोग लिखेंगे आप बाउ नियम, सब लोग ऊपर हेडिंग लिख लेंगे आप बाउ नियम। हम लोग आबो नियम को पढ़ेंगे। अब आबो नियम होता क्या है? आबो लिखा तो उससे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आबाउ कोई साइंटिस्ट होंगे। नो 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 नो, आबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है। आबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना करना, बिल्डअप करना। अब क्या बिल्डअप करना? जो तत्व होंगे उनके इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे पढ़ेंगे हम लोग? आप-बाउ के नियम से पढ़ेंगे।
क्योंकि इसी से आप लोग सीखने वाले हो। क्या? इसी से आप लोग सीखने वाले हो कोई तत्व धातु होता है या अधातु होता है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, कोई तत्व के पास कितने आयन होते हैं, कोई भी तत्व अभिक्रिया में भाग ले सकता है कि नहीं ले सकता है। सब कहां से सीखने वाले हो? इसी से सीख सकते हो, और इसी से मैं आपको सिखा के जाऊंगा। 100% गारंटी लेता हूं। बस आपको प्रॉपर बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो देखनी है, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको आगे क्या करना है? लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवा देंगे और लाइक करवा देंगे, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आप भी पढ़ते रहें एक अच्छी क्लास को, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, मैं निरंतर आपको पढ़ाता रहूंगा। तो अगर आबऊ लिखना है कि आबऊ क्या है, तो उसकी डिफिनेशन में बोले दे रहा हूं, लिखो। देखो, आबऊ में बोला जाता है, आबऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है। क्या बोला जाता है? आबऊ एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है? रचना करना, निर्माण करना। क्या निर्माण करना? कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखना ही क्या कहलाता है? आबऊ का नियम कहलाता है। तो अब आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। एक एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, जैसे बचपन में लिखते थे, एक एक लाइन छोड़ करके, उसी टाइप से एक एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। जैसा मैं लिखता जा रहा हूं वैसा लिखेंगे, ठीक है? तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखें, देखिए, एक एक लाइन छोड़ करके मैंने बोला, तो एक एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, और बाकायदा लिखने के बाद जब मैं बोल दूं स्टॉप, तब वहां पे स्टॉप हो जाना है, समझना है, फिर लिखना है। देखिए, लिखो 1s, 1s के नीचे लिखो 2s, एक एक लाइन छोड़ करके लिखना है। 2s के नीचे लिखो 3s, फिर 4s, 5s, 6s, 7s, और हां, आगे से थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। जो पेज होगा, पेज के आगे से थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे ताकि अपने को समझ में आए। ओके, अब दूसरा जो है 2s के सामने से लिखना स्टार्ट करोगे, 2p, फिर 3p, 4p, 5p और 6p पे अपने को स्टॉप हो जाना है, लाइक दिस। फिर 3p के सामने से लिखना है अपने को 3d, 4d और 5d पे अपने को स्टॉप हो जाना है। फिर 5d के पास बाद से जो 4f लिखा है, सॉरी 4d के सामने एक लिख देना है 4f, बस काम खत्म। अभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सर आप ये करवा क्या रहे हैं, अभी मैं समझा दूंगा। जब क्लास पूरी देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा कि यह पूछने को मन नहीं करेगा कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, आप क्या समझा रहे हैं। बस इतना आप लोग लिख लें, उम्मीद है लिख गया होगा। अब अगर ये ब्लैक पेन से लिखे हैं तो हाथ में ब्लू पेन ले लेंगे, अगर ब्लू पेन लिए हैं तो ब्लैक पेन ले लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस पेन से आपने इसको लिखा है उसके कोई दूसरा हटके कलर का पेन ले लेंगे अपने हाथ में। बाद में समझाता हूं ये एसपीडीएफ होता क्या है, क्या काम करता है। समझ में आ रही चीजें? ठीक, अब देखो क्या करना होता है। अब आपको क्या करना है, 1s के सामने से सीधे ऐसे लाइन खींचनी है, मेरे साथ खींचते जाओ, एकदम सीधे ऐसी लाइन खींच दो 1s के सामने से। खींच गई ना? गलत नहीं करना है, पूरा एकदम जैसे मैं करता जाऊं वैसे लिखते जाना है। 1s से घूम करके आओ 2s के पास, ऐसे। फिर 2s से घूम करके आओ 2p के पास, 2p से जाओगे 3s के पास, 3s से घूम करके जाओगे 3p के पास, है ना? फिर 3p से 4s के पास जाओ घूम करके, साथ साथ बनाते जाएं। फिर 4s से घूम करके आओ आप लोग 3d के पास, 3d से जाओ 4p, 4p से 5s, और 5s से घूम करके जाओगे आप लोग 3d के पास। फिर 3d से जाओ 5p, 5p से 6s, और 6s से नीचे से घूम करके सीधे जाओगे 4f के पास। कहां गए? 4f के पास। 4f से जाओगे 5d, 5d से जाओगे 6p, 6p से जाओगे 7s, और आपका ये काम कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट हो गया है तो कॉपी पेन साइड में रख करके थोड़ी देर मेरी बातों को सुने और समझें कि कौन सी चीज यहां पे क्या होती है। देखिए बच्चे, ये जो इसके आगे SPDF लिखा है, इनको बोलते हैं उपकोष।
क्या बोलते हैं? उपकोष। ये बोल सकते हो कोष का छोटा भाई होता है उपकोष। उपकोष को सबसेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबसेल बोला जाता है। और सबसेल को किस नाम से जाना जाता है? उपकोष के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होती हैं, आप लोग को आ रही होंगी भी। तो ये एसपीडीएफ क्या होता है? उपकोष होता है, सबसेल होता है। और इनके आगे जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चीजें समझ में आई? एसपीडीएफ को उपकोष बोला जाता है, सबसेल बोला जाता है। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। अब देखिए होता क्या है बेटा, ये जो उपकोष होते हैं एसपीडीएफ, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रखते हैं। कई कई इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इन चीज के बारे में भी जानेंगे। जो एसपीडीएफ होता है ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब कैसे रखते हैं, क्या होता है, इन चीजों को समझते हैं। मान के चलो यहां पे लिख देते हैं उपकोष, और यहां पे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन। जो एस उपकोष है, एस सबसेल है, एस अपने पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखता है 2। मतलब जरूरत पड़ने पर यह 2 से कम रख सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रखेगा। कभी भी इसकी अगर जरूरत पड़ी तो 2 से कम इलेक्ट्रॉन रख लेगा, लेकिन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आया है बेटा? पी आया है। पी अपने पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखता है 6, लेकिन जरूरत पड़ने पर 6 से कम रखेगा, 6 से ज्यादा नहीं रख सकता है। पी हो गया। उसके बाद आता है आपका डी। डी अपने पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखता है 10, 10 से ज्यादा नहीं रख सकता है, लेकिन 10 से कम रख लेगा। उसके बाद आता है आपके पास एफ। एफ अपने पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखता है 14, इससे कम रख सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है जरूरत पड़ने पर। अब एक चीज और सीख लो, हालांकि ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोग को। जो डी होता है वो अपने पास 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है, इनको छोड़ करके। अब रीजन क्या होता है, ये स्पेसिफिक चीजें हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी बेसिक चल रही है तो बेसिक के तौर पे लिखेंगे, सीखेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो आप सभी को समझ में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या होती है, जिनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। एसपीडीएफ क्या होता है? एसपीडीएफ उपकोष होता है, जिनको इंग्लिश में सबसेल कहते हैं। एस अपने पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रखता है, पी अपने पास 6 रखता है, डी अपने पास 10 रखता है, और एफ 14 रखता है। जो डी होता है, डी अपने पास 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। भैया सीखते जाओ, सीखने का जमाना है। अगर सीख गए तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि लिखने से ज्यादा सीखने पे जोर डालें। अगर सीख गए तो दूसरे को सिखा सकते हैं, अगर रटेंगे तो किसी ना किसी दिन भूल जरूर जाएंगे। सीखी हुई चीजें कभी नहीं भूलोगे, रटी रटाई चीजें भूल जाते हैं इंसान। तो अपने को सिर्फ सीखना है और लोगों को सिखाना है और दुनिया को दिखाना है कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या ताकत है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उससे हम लोग समझेंगे कि कोई भी तत्व को कैसे। मैंने बोला था 1 से 30 तक तत्व याद होने चाहिए। हमें लग नहीं रहा आप लोग याद किए हो, हंस रहे हो क्यों? हंसने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। तो वो 1 से 30 तक तत्व याद कर लेंगे इस क्लास के बाद भी। और मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, आगे की पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। पढ़ा है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11। 11 का मतलब है अपने को 11 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है? 11 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब 11 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए स्टार्टिंग कहां से करनी होगी? 1s से करनी होगी कि नहीं करनी होगी? तो हमेशा से किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, हमेशा से कहां से स्टार्ट करेंगे? 1s से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहां पे भी किससे स्टार्ट करेंगे? 1s से स्टार्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे? देखो, आप लिखोगे यहां पे 1s, फिर देखा s अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है? 2। तो s के पास आपने कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। फिर 1s से घूम करके हम लोग कहां गए हैं? 2s के पास आए हैं कि नहीं आए हैं?
और जैसे ही 2s के पास आए तो यहां पे लिख दोगे 2s, और s अपने पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख रहा है 2। फिर 2s से घूम करके कहां गए आप लोग, देखो लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 2p के पास आपने लिखा 2p, और p अपने पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख रहा है, p अपने पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख रहा है वो कितना रख रहा है 6। फिर 2p से घूम करके आप लोग कहां गए हैं, कहां गए भाई 3s के पास, गए कि नहीं गए। जब 2p से घूम करके आप लोग 3s के पास गए, अब देखा आपने s अपने पास इलेक्ट्रॉन कितना रख रहा था 2, लेकिन अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने का करना है 11। मैंने कहा था जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन कम रख सकता है कोई भी उपकोष, लेकिन ज्यादा नहीं रख सकता है। अब देखो कैसे कम करेगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे हैं 2 2 4, 4 6 10। अब 10 में s कितने रखता है 2 रखता है, 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, करना कितने का है 11, तो s के पास कितना कर देंगे इलेक्ट्रॉन 1 कर देंगे। फिर तुम लोग के दिमाग में थोड़ा चुलबुली मची, और कैसी चुलबुली मची मैं बताता हूं। कहा सर आपने s के पास से इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, p के पास से भी तो कम कर सकते थे, आपने p के पास से इलेक्ट्रॉन काहे नहीं कम किया। तब मेरी बात सुनो बेटा, हमेशा से इलेक्ट्रॉन उसके पास से कम किए जाएंगे जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या बड़ी होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी क्या होती है बड़ी होती है, हमेशा से उसके पास से ही इलेक्ट्रॉन कम किए जाते हैं। देखो 3 बड़ा है बाकी 2 2 है कि नहीं, इसीलिए इसके पास से क्या कर दिया गया इलेक्ट्रॉन कम कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया। अब अपने को पता करना है यह धातु है या अधातु, उसके लिए क्या काम करना है आप लोग बोर्ड पे देखते जाओ। देखा देखो बेटा, जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या एक जैसी होती हैं वो एक कक्षा की कहलाती हैं। क्या बोला मैंने, जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या एक कक्षा की होंगी वो जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या सेम होंगी वो एक कक्षा की कहलाएंगी। अब कैसे कहलाएंगी बोर्ड पे देखो, 1 कितनी बार है 1 टाइम है तो एक सेल बन गई कि नहीं, हो बन गई। 2 कितनी टाइम है 2 टाइम है, 2 कितनी बार है 2 बार है, तो ये क्या दूसरी कक्षा बन गई कि नहीं बन गई। उसके बाद 3 कितनी बार है 3 भी तो एक बार है, ये तीसरी कक्षा बन गई कि नहीं बन गई। सॉरी, इस टाइप से आपकी कक्षाएं बन गई कि नहीं बन गई। जब आपकी कक्षाएं बन गई तो क्या करना है आपको, आपकी ये कक्षाएं बन गई हैं, अब आपको क्या करना है, अब इनको एक मॉडल में रखना है। अब कैसे रखेंगे ये भी बात देखो, यार 1 0 से अभी कॉपी पेन उठाना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद जब मैं बोल दूं नोट कर लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट का आजकल जमाना चल रहा है, आराम से आप लोग क्या लेंगे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बैक करके भी नोट कर सकते हैं। अब देखो हमेशा से बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्लस चार्ज होता है। कई कक्षाएं हैं टोटल 3, क्योंकि जिनकी कक्षाएं सेम वो एक कक्षा की, तो पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, तो ये बन गई क्या पहली कक्षा, ये क्या बन गई दूसरी कक्षा, ये क्या बन गई तीसरी कक्षा। टोटल कक्षाएं कितनी बन गई 3 बन गई। और जो सेम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉनों को आपस में जोड़ लिया जाता है। देखो 2 2 सेम है तो इनके ऊपर के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लिए जाएंगे जोड़ लिए जाएंगे। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिल कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। इतनी चीज समझ में आ गई कि जिनकी मुख्य क्वांटम संख्याएं क्या होंगी समान होंगी, उनके ऊपर के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लिए जाते हैं जोड़ लिए जाते हैं। मैंने वही तो किया, उनके ऊपर के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया जोड़ लिया और उनके सेल्स में भर दिया। उपकोष, इनको कोष बोलते हो क्योंकि उपकोषों से मिलकर किसका निर्माण होता है कोष का निर्माण होता है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और समझो, हर एक तत्व को स्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। हर एक तत्व, कोई भी तत्व हो इस दुनिया में, कोई भी तत्व हो, उसको स्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो आपने इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन देखा 1। इंग्लिश में बाह्यतम कक्षा को आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। अब बोलोगे सर जी आपने तो बताया है हर एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ समझाइए, माजरा तो समझा दीजिए, समझो माजरा। देखो अब ये चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तब अपने आप को स्थायी करे, है ना,
क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे और तब अपने आप को स्थायी कर ले, चाहे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसकी ये कक्षा खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी, और जैसे इसकी ये कक्षा खत्म हो जाएगी तो बाह्यतम कक्षा ये होगी कि नहीं होगी। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये स्थायी हो गया कि नहीं हो गया? चीजें समझ में आई? स्थायी होने के लिए 8 की जरूरत थी, तो 7 गेन तो कर नहीं सकता था, 7 गेन करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। जब 7 गेन नहीं कर सकता था तो क्या कर सकता था? 1 लूज कर सकता था। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये क्या हो गया? स्थायी हो गया। लेकिन भैया इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसका कुछ ना कुछ योगदान तो रहेगा भाई, बलिदान दिया है 1 इलेक्ट्रॉन का। और जब बलिदान दिया है तो इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो बेटा उस धातु के ऊपर क्या आता है? प्लस आयन आता है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसके ऊपर कौन सा आयन आ गया है? प्लस आयन आ गया है। अब सोडियम के ऊपर जब प्लस आयन आ गया है, कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धन आयन बनाता है, मतलब पॉजिटिव आयन बनाता है, तो वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, मेटल कहलाता है। धातु या मेटल, मेटल इंग्लिश में बोलते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। बोलोगे सर जी ये बताइए प्लस आयन आया क्यों? मतलब जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस आयन ही क्यों आता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को सिर्फ यही सिखाया जाएगा। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, लेकिन क्यों आता है ये आज हम लोग यहीं पे सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पर उसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आता है। देखिए बोर्ड पर, देखिए सोडियम जब इसके ऊपर कोई आयन नहीं था, आयन 0 था, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। कोई भी तत्व जब उदासीन होता है तो उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। अभी इसके पास जब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे नहीं तो 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कल वाली क्लास में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर समान आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, प्रोटॉन पर प्लस पर होता है। तो प्लस और माइनस जुड़ करके 0 हो जाता है, जुड़ करके 0 हो जाता है। जब जुड़ करके 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। उसी तरह आपने देखा 11 प्रोटॉन है। क्या देखा? आपने देखा 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन आपस में मिलकर के क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। उदासीन कर देंगे कि नहीं कर देंगे? उसके बाद आपने देखा यहां पर, क्या देखा? यहां पर देखा और देखने के बाद क्या कहा? इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, तो प्रोटॉनों की संख्या समान रहेगी कि नहीं? प्रोटॉनों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि पहले 11 थी। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर के बाद कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई? 10। और जैसे ही इसमें से 11 प्लस में से 10 माइनस का जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा? 1 प्रोटॉन बचेगा कि नहीं? और प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज, इसीलिए सोडियम पे क्या आया? प्लस चार्ज। और कोई भी धातु क्या, जब कोई भी तत्व प्लस आयन बनाता है तो क्या कहलाता है? धातु बनाता है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोग को, एकदम बेस से। आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ रही हैं ना? तो फटाक से इसको नोट करें। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अपने पास लिमिटेड टाइम होता है। अगर इसको नोट करने बैठेंगे तो हो सकता है 1-2 मिनट की वीडियो एक्स्ट्रा हो जाए, है ना? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बोर्ड से साइड में हटा जा रहा हूं। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में ये कैसे काम करेगा, उसको समझते हैं, फिर आगे काम करते हैं। इस बार हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे क्लोरीन को। किसको लेंगे? क्लोरीन को। आपने लिखा क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो अब हमको यहां से सीख जाना चाहिए हमको कितने इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। हमको इस बार सिर्फ 17 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। थोड़ा थोड़ा समझ लिया करो, पढ़ लिया करो, ठीक है? रहुआ लोगन के समझ में आवत बाटे कि नहीं खे? आवत बाटे ना? थोड़ी थोड़ी भोजपुरिया सीख रहे हैं हम भी, कि सीख जाएं तो भोजपुरिया में भी एक क्लास बनाएं। क्लास का क्या नाम होगा? टीचर मचाइस गददा।
फलाना दम का कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या करना है, 17 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, 17। स्टार्ट कहां से करना है, 1s से करना है। आपने लिखा 1s। s अपने पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 2, लिख दिया। 1s से घूम करके किसके पास गए, 2s के पास, लिख दिया। s फिर कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 2। 2s से घूम करके कहां गए, 2p के पास, लिख दिया 2p। और फिर p कितना इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 6, लिख दिया। 2p से घूम करके कहां गए, 3s के पास। s कितना इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 2। 3s से घूम करके कहां गए, 3p के पास। अब पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ लें, कहीं 17 से ज्यादा तो नहीं हो गए, फालतू का मेहनत करने से क्या फायदा। आपने देखा 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, p 6 रखता है और 12 6 कितने हो जाएंगे, 18। करना कितने का है, 17 का। फिर इसके पास कितने कर देंगे, 5 कर देंगे, 17 हो जाएंगे। अब बोलोगे सर आपने इलेक्ट्रॉन तो कम कर दिए, लेकिन जरा ये बता दीजिए, आपने कहा था जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या बड़ी होती है हमेशा से उसके पास इलेक्ट्रॉन हम कम करते हैं, ये बताया था ना। तो यहां पे आपने देखा कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हम लोग s से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कम किए, p से क्यों कम किए। मैंने कहा था बेटा जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये दोनों 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग तो सेम है, उसके अनुसार तो ये समान है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखेगा उसके पास ऊर्जा भी तो ज्यादा होगी कि नहीं होगी। जब समान होंगे फिर ऊर्जा देखी जाती है, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है फिर उसके पास से इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। अब क्या करना है, मैंने बताया था जिनकी मुख्य क्वांटम संख्याएं समान होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होती हैं, वो एक कक्षा की कहलाती हैं, एक सेल की कहलाती हैं। तो क्या किया आपने, ये बन गई आपकी पहली सेल, ये बन गई आपकी दूसरी सेल, ये बन गई आपकी तीसरी सेल, और आप क्या बनाने लगे, परमाणु मॉडल बनाने लगे। तो क्या किया आपने, बीच में नाभिक रखा, ये पहली सेल बना दी, ये दूसरी सेल बना दी, ये तीसरी सेल बना दी, और खुश हो गए हाँ मैंने बना दिया। और खुश होने की जरूरत भी है, और अच्छा भी लगेगा खुश होते हुए कि हाँ हमने कुछ किया है, कुछ बनाया है। तो अब देखो पहली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, आपने फिल कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, आपने फिल कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, आपने फिल कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7। अब हर एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती थी, 8। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो त्यागे तब स्थायी हो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब स्थायी हो। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा स्थायी हो जाएगा, क्योंकि इसकी बात हम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसके ऊपर कौन सा आयन आ जाता है, जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा आयन आ जाता है, माइनस आयन आ जाता है। तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा आयन आएगा, माइनस आयन आएगा। और जो भी कोई तत्व माइनस आयन बनाता है वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है। अब बोलोगे सर जी इसके ऊपर माइनस आयन क्यों आया, ये भी समझा दीजिए। समझो, स्टार्टिंग में जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए थे तो कितने, 17 प्रोटॉन होंगे कि नहीं होंगे, और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉनों को न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, प्रोटॉन तो 17 हैं, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। 17 प्रोटॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो प्लस के 17 में से माइनस के 18 जाएंगे, तो माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं बचेगा। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस आयन आ गया। जब माइनस आयन आ गया तो ये क्या कहलाया, अधातु कहलाया। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी पूरी से। मैं कोशिश कर रहा हूं तो आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी ऐसी। तो चाहे तो इसको नोट कर लें, मैं बोर्ड से हटे जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, बोलोगे सर एक कंफ्यूजन है, ये बता दीजिए कब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। चलो मैं वो भी रास्ता आपकी सरल किए दे रहा हूं। कैसे, आप लोग एक नोट बना के हेडिंग लिखो। क्या, नोट बना के हेडिंग लिखो और इस पे लिखना स्टार्ट करो। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाओ। लिखो, जब किसी तत्व के
बाह्यतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या लिखा, जब किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है। पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हो, धन आयन बनाता है और धातु कहलाता है। यही तो बताया है कि किसी भी तत्व के अगर बाह्यतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो लूज कर देगा। लूज करने के बाद कौन सा आयन बनाएगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने पॉजिटिव आयन बना लेगा और क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। अब पैराग्राफ चेंज करके दोबारा से लिखना स्टार्ट करो, नई लाइन से वही बोलो, लिखो, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है, मतलब निगेटिव आयन बनाता है। और क्या कहलाता है? निगेटिव आयन बना करके क्या कहलाएगा? बोलो बोलो, अधातु कहलाएगा। बस चीजें समझ में आ गई। याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने प्लस आयन, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने माइनस आयन। अब जितने क्या, 8 करने के लिए जितने करेगा, 4 से ज्यादा होंगे तो 8 करने के लिए कुछ ना, कोई 2 करेगा, कोई 3 करेगा, कोई 1 करेगा, उसके अकॉर्डिंग बोला गया। अब एक दो इस पे एग्जांपल सीख लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। और स्पेसिफिक चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पे छोड़ रहा हूं जो नेक्स्ट क्लास में होंगी, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपको अभी सिखाना है कि डी अपने पास 4 और 9 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रखता है, और 2-3 चीजें। क्या मैंने बताया? 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो लूज करेगा, 4 से ज्यादा होंगे तो गेन करेगा। अगर 4 होंगे तो क्या करेगा, ये भी चीज तो सीखनी है ना? तो 4 कब होंगे, क्या करेगा, इसको भी सीखेंगे। उससे पहले हम लोग इस पे 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास बाद में देखी जाएगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। देखिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका करने जा रहे हैं? एल्यूमिनियम का। अब देखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। स्टार्ट कहां से करना आप सभी को पता है? 1s से। लिखा 1s। s कितना इलेक्ट्रॉन रख रहा है? 2। 1s से घूम करके किसके पास है? 2s के पास। s कितना इलेक्ट्रॉन रख रहा है? 2। 2s से घूम करके किसके पास है? 2 की p के पास। p कितना इलेक्ट्रॉन रख रहा है? 6। 2p से घूम करके किसके पास गए? 3s के पास। s कितना इलेक्ट्रॉन रख रहा है? 2। आपने इलेक्ट्रॉन जोड़े, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, लेकिन करना कितने का है? 13 का है। तो फिर 3s के हो गया ना, 3s से घूम करके कहां पे आओगे? 3p के पास। और p कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 1। p कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 1 रखेगा, है ना? अब देखो, जिनकी मुख्य क्वांटम संख्याएं सेम होती हैं वो एक कक्षा की कहलाती हैं कि नहीं कहलाती हैं? बिल्कुल कहलाती हैं। तो ये क्या रही? इसकी पहली कक्षा रही, ये क्या रही? दूसरी कक्षा रही, ये क्या रही? तीसरी कक्षा रही। अब क्या हुआ? पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। पहली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 फिल कर दिया। दूसरी में कितनी है? 8। 2 और 6 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? थर्ड सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला था? अब ज्यादा झमेला नहीं। अब अपने को याद रखना है कि बाह्यतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो लूज करेगा। अब बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है ना? जब बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कि नहीं लूज कर देगा? कि 4 से कम है कि नहीं? और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 3। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो +3 आयन आएगा कि नहीं आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर +3 आयन आएगा कि नहीं आएगा? और जब ये +3 आयन बनाएगा तो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तब क्या कहलाएगा भाई? मेटल कहलाएगा। और क्या है? बस बोलो राधे राधे एक बार फिर से जोर लगा के। ठीक। अब
एक और सीख लेते हैं, इसके बाद क्लास को क्लोज करेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में जो बची हैं, ये तो बेस था, अभी मेन क्लास नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर आप लोग पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर 7। ये स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट और ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको सिर्फ क्या करना है, अब तो आपको सिर्फ अपने आप से करना है। मैंने एटॉमिक नंबर बोला, अपने आप से करना स्टार्ट कर दो। चीजें समझ में आई कि नहीं? अब इसको देखते हैं। आपने क्या लिखा? आपने लिखा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। आपने करना स्टार्ट किया 1s2 2s2 2p7 का करना है, 2p3 कर दिया। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन देखा? 5। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास है? सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं? पहली सेल के पास। आपने बनाई पहली सेल, दूसरी सेल, क्योंकि 2 ही सेल ही बन रही है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं? 5। हर एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? हर एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 की जरूरत होती है। हैं कितने? कितने हैं? 5। तो 4 से ज्यादा है ना? जब 4 से ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3। 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? जब इसके बाद हम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -3 आयन आ जाएगा। अगर -3 आयन आएगा तो ये क्या कहलाएगा? अधातु। चीजें समझ में आई कि नहीं है? होमवर्क, हाँ होमवर्क ये है आपके पास, पहले एलिमेंट से लेकर के 20वें एलिमेंट्स तक, पहले तत्व से लेकर के 20 तत्व तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, मॉडल बनाना है और बताना है ये धातु है या अधातु है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों की वजह से दूसरों का भी भला हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।